अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स और ओपिनियन के आर्टिकल्स होते हैं, हम दोनों को कवर करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं। एडिटोरियल की एक अलग वीडियो बनाते हैं और ओपिनियन की अलग वीडियो बनाते हैं। अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, कि वो कोई भी इम्तिहान क्यों ना हो, CSS, PMS, PPSC या FPSC, तो आपको दोनों चीज़ें कवर करनी है, एडिटोरियल के आर्टिकल्स भी और ओपिनियन के आर्टिकल्स भी। ये आपको वीडियो आपको एडिटोरियल की यानी कि यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे, और साथ ही मैंने दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी है। वो आप मेरे चैनल के थ्रू वहाँ पे जाके ओपिनियन के भी, आज के यानी कि 9 अगस्त की ओपिनियन के भी सुनिएगा, तो फिर आपके ये टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये हम यानी कि 9 अगस्त 2025 का है हमारा एडिटोरियल के आर्टिकल तीनों, जिसमें पहला आर्टिकल है हमारा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के नाम से, इंडो इसराइल नेक्सिस के नाम से, और तीसरा हार्वेस्टिंग द पोर के नाम से। ये 3 आर्टिकल हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटी के नाम से। दोस्तों, हुआ क्या है कि ये बेसिकली अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो टैरिफ वार चल रही है या ट्रेड वार चल रही है, उसके बारे में ये टॉपिक है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या राइटर हमें बताना चाह रहा है। दोस्तों, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पहले 25% इंडिया पे टैरिफ लगाया था। जो टैरिफ होता है कि जो प्रोडक्ट्स यानी कि इंडिया अमेरिका में जाके सेल करेगा, तो इंडिया जब अमेरिका में जाके जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा, अमेरिका उस पर टैक्स लगा देगा, उसे टैरिफ कहते हैं। पहले उसने कहा था कि मैं 25% लगाऊंगा, लेकिन अब उसने 25% से बढ़ा के 50% कर दिया है। ये लगाया क्यों है? क्योंकि उसने इल्जाम लगाया है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल यानी कि परचेज कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका और यानी कि रशिया की आपस में अ, वो यूक्रेन की वार की वजह से कंफ्लिक्ट्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि कोई उसके साथ तजारत ना करे। जब आप वहां से यानी कि इंडिया जो से सस्ता ऑयल पड़ता है, वो वहां से खरीदता है, तो अमेरिका उससे नाराज हो गया। और इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको इंडिया यानी कि अलाउ नहीं कर रहा कि वो उसकी मार्केट में आके सेल आउट कर सके। इन दो इश्यूज की वजह से, राइटर के मुताबिक ये दो इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसने टैरिफ बढ़ा दिया। अब दोस्तों, होगा क्या इस टैरिफ की वजह से? इंडिया जो है अब साउथ एशिया में, यानी कि ये जो हमारा एशिया है, इसके अंदर जो अमेरिका के साथ ट्रेड हो रही है, सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया पे लगा दिया गया है। इंडिया जो है वो टोटल $86 बिलियन की हर साल ट्रेड करता है, यानी कि चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। इसका मतलब अब इसमें से ज़्यादा उसे बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा इस टैरिफ के लगाने की वजह से? ये तकरीबन 0.3% इसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने अपनी जो यानी कि एक्सपोर्ट्स हैं, वो सिर्फ एक मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिफरेंट ममालिक में अपने प्रोडक्ट्स को भेज रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की, और फैक्ट्रीज जो है उसे लॉसेस फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में अब कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है? आप देखें, पाकिस्तान के ऊपर भी टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, लेकिन वो कम लगा है। हम पे 19% लगा है, पहले 29% कहा था, उसे कम करके 19% कर दिया। इंडिया पे 25 लगाया था, बढ़ा के 50 कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को अब मौका मिला है कि वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो कर सके, या ज्यादा से ज्यादा अमेरिका में जाके सेल आउट कर सके। हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी अमेरिका में होती है। और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या है? आप देखिए, हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है, एक ये मसला है, और यहाँ पे कोई बिजनेस होता भी इतना ज्यादा नहीं है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा दोस्तों, हमारी जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, हर हुकूमत चेंज होती है, वो अपनी पॉलिसी बना लेती है, रूल्स बना लेती हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज हो गई, वो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी जो उसे प्रोवाइड होती है फैक्ट्रीज को, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिसकी वजह से हमारे लिए भी मसले मसाइल हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें फौरी अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो डिलेज होते हैं, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म हमें यानी कि सोल्यूशन निकालने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा हमें इन्वेस्टर्स के लिए ये पाकिस्तान की जगह को सेफ बनाने की ज़रूरत है। आपको पता है यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं। ये हमारे लिए देन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों, दुनिया में ट्रेड सिस्टम जो है वो तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान ने अगर ये मौका मिस कर दिया फायदा उठाने का, तो पाकिस्तान, आप देखें कि वो बहुत, जो पहले ही सफर कर रहा है, वो बहुत पीछे चले जाएगा। ये हमारा पहला आर्टिकल था दोस्तों। एडिटोरियल का दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि हमारा इंडो इसराइल नेक्सिस के नाम से। दोस्तों, एक बात और आपको करता चलूं,
हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर की सीरीज को कवर करते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो काइंडली से सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस फौरी मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी कि जूम ऐप के थ्रू मुकाबले के इम्तिहान की CSS PMS PPSC FPSC की तैयारी भी करवाते हैं। सो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है या कमेंट कर सकता है। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, इंडो इसराइल नेक्सिस पे। दोस्तों इसमें बात की जाएगी कि इंडिया और इसराइल किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है। देखिएगा राइटर क्या बताता है। राइटर कहता है जो इंडिया में इस टाइम हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर दोस्तों वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये इसराइल के बहुत करीब समझी जाती है। रिसेंट डेवलपमेंट देखिएगा, इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम नेतन्याहू है दोस्तों, वो इंडिया के एम्बेसडर और जर्नलिस्ट से उसने मुलाकात किया और उसने कहा है कि मैंने इंडिया में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें जो यानी कि वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं वो इसराइल ने उसमें यानी कि वो वेपन्स प्रोवाइड किए हुए थे। यानी कि जो वहाँ का इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो भी कह रहा है कि उसने यानी कि वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। और आप देखें इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि इसराइली ड्रोन्स और मिसाइल हमने इस जंग में इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। ISPR जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हमने ये जो ड्रोन्स, इंडियन ड्रोन्स जो मार गिराए हैं वो इसराइली मेड थे, वो इसराइल से बने हुए थे। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया है जो इसराइल से वेपन्स को परचेज करता है, और सिर्फ परचेज ही नहीं करता, इसराइल को वेपन्स सेल भी करता है। आप देखें कि उनकी शराकतदारी भी कितनी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों आइडियोलॉजिकल लिंक भी है दोनों में। हिंदुत्व और जायनिज्म जो है दोस्तों ये दोनों वायलेंस बेस्ड आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व के जो फाउंडर्स हैं वो नाजिज्म और फासिज्म जो था यूरोप के अंदर उसको उसको एडमायर करते हैं। तो देखें कि दोनों ही यानी कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों आइडियोलॉजी जो है जायनिज्म की और हिंदुत्व की। अब इसराइल जो है आप देखिए कि वो जो पैलेस्टाइन जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी है। सिमिलरली इंडिया जो कश्मीर में जो लोग अ, यानी कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो भी लोग दहशतगर्द हैं। दोनों में सेम ही सोच पाई जाती है। इवन कि कुछ तो इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमें भी इसराइल की तरह कश्मीर में, जिस तरह वो इसराइल गजा पे जुल्म कर रहा है, हमें इसी तरह कश्मीरियों पे यानी कि वही मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो दोस्तों इंडियन का स्टांस की अगर मैं बात करूं तो पहले जब गांधी होता था उस टाइम वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े होते थे, पैलेस्टाइन के लिए हमदर्दी रखते थे। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसने अपना स्टांस चेंज कर लिया। अब ये गजा के खिलाफ हो गए हैं, अब ये इसराइल के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें कि बिल्कुल अब इसराइल के साथ जाके खड़े हैं। तो पाकिस्तान के लिए थ्रेट क्या है, इसराइल जो है वो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन में, जो इंडिया की यानी कि हेल्प कर रहा है। तो पाकिस्तान को अलर्ट रहने की जरूरत है, अपना डिफेंस सिस्टम मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और दोस्तों हमारे जो अलाइज हैं जिस तरह ईरान हो गया, तुर्की हो गया या चाइना हो गया, उससे उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि प्रोवाइड करने की जरूरत है या उनको अतमाद में लेने की जरूरत है। सो दोस्तों चलते हैं अपने एडिटोरियल के तीसरे आर्टिकल पे जो कि हार्वेस्टिंग द पुअर के नाम से। दोस्तों होता क्या है कि बहरिया टाउन जो कि रावलपिंडी में है वहां पर पुलिस ने एक लड़के को यानी कि बचाया जो कि स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। बचाया गया, हो क्या रहा था उस लड़के के साथ, उसकी किडनी निकाली जा रही थी। सो दोस्तों ये एक ही हफ्ते के अंदर रावलपिंडी में दूसरा केस है जो कि यानी कि लड़कों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं उसके बारे में। सो दोस्तों पाकिस्तान ने 15 साल पहले ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू का यानी कि कानून भी पास किया था, लेकिन आप देखेंगे इस पे अमल नहीं हो रहा। ऑपरेशन डिटेल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इल यानी कि इलीगल सर्जिकल सेटअप था जो कि एक घर में लगाया हुआ था। वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट भी मौजूद था, उस घर में एस्थेटिक सप्लाईज भी मौजूद थी और क्वालिफाइड सर्जन्स भी मौजूद थे जिन्होंने ये काम करना था। सो दोस्तों कुछ डॉक्टर्स और सर्जन जिनका काम ये होता है कि उन्होंने जिंदगी लोगों की बचानी, आप देखें वो भी किस तरह से इस धंधे में मुलव्वस है। सो इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी हुआ है इसके अंदर कि हमारे जो ह्यूमन यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है किस तरह की एक्टिविटीज को रोक सके और इन्वेस्टिगेट कर सके, आप देखें कि वो भी यानी कि इस तरह के केसेस को रोकने में नाकाम रही है। अच्छा जी दोस्तों, इसके अलावा हमारी ये बात करता है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दोस्तों, इनका काम तो ये होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें कि एक एक मामला होने से पहले यानी कि ऑपरेशन करके उसे रोक दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे बाई चांस ही ये पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे पहुंचती है या एजेंसी पहुंचती है, मामला अदरवाइज पहले ही हो चुका होता है। सो कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि किस तरह से इस मसले को रोका जा सकता है दोस्तों। एक तो ये कहा गया है कि ये जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क है
ये क्या करते हैं कि बच्चों को पकड़ते हैं, पकड़ के सेल कर देते हैं, फिर आगे जो इनको परचेज करते हैं वो इनके ऑर्गन्स निकाल के आगे सेल करते हैं। सो ये इस धंधे को रोकने की जरूरत है और इन लोगों को अरेस्ट करें और कन्विक्शन हो इन लोगों को, जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज में, आप परमानेंटली उन्हें बैन करें। और दूसरा ये कि जो जिन क्लिनिक्स में हॉस्पिटल्स में इस तरह के इलीगल काम होते हैं उनको कम्प्लीटली शट डाउन करें। दोस्तों इसके अलावा आपको एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो कि जिसे पॉलिटिकल अप्रूवल की जरूरत ना हो, बल्कि रेड पावर्स उसके पास होनी चाहिए। सो दोस्तों इसके अलावा आपको जो कोर्ट्स बनानी है वो उसमें क्विकली यानी कि एक्शन होना चाहिए ताकि इन्हें जल्द से जल्द सजाएं दी जा सके, फिर ये मसले मसाइल हल होंगे। दोस्तों ये हमारा एडिटोरियल के तीनों आर्टिकल थे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इससे फायदा उठाइएगा। सो दोस्तों ओपिनियन के भी आर्टिकल लाजमी सुनिएगा 9 अगस्त के ही, ताकि आपका ये पूरा डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल ओपिनियन है वो कवर हो सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।